हाय दोस्तों, हम लोग अपना जो 5वां चैप्टर था वो पढ़ ही चुके थे। उससे पहले वाला उसके बाद हम कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? 6ठा वाला चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आप लोग रट नहीं सकते, आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा और ना पासबुक से कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को परिपथ विश्लेषण के लिए ना 2 नियम है। दोनों किसने दिए हैं? किरचॉफ ने। किसने दिए हैं? किरचॉफ ने। अब इनको कोई किरचॉफ बोल देगा, कोई किरकॉफ बोल देगा, कोई किरखॉफ बोल देगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको क्या देखना है? किरचॉफ। इसमें 2 नियम है। पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये 2 ही नियमों से ऊपर अपने को सारे उपकरण पढ़ने हैं। तो पहला नियम जो है और ये दूसरा नियम है। पहला नियम जो है वो है धाराओं का नियम। क्या है? धाराओं का नियम, ठीक है। और दूसरा जो है वो है वोल्टता या वोल्टताओं का नियम, ठीक है। अब जो है ना धाराओं का जो नियम है वो क्या कहता है? देखो यहां मान लो, बहुत सिंपल सी बात है। ये आपके पास ये तार है, ये I1 धारा आ रही है, ये I2 धारा आ रही है, ठीक है। तो ये वाली कितनी जा रही है? I3, ठीक है। तो अब बताइए, अगर आप लोगों को यहां पर I3 का मान लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? I1 प्लस में I2, ठीक। अगर यहां से एक धारा और जा रही हो I4 तो आप क्या लिखोगे? I4 प्लस में I3 बराबर में क्या आ जाएगा? I1 प्लस का I2। तो ये नियम क्या कहता है? किसी संधि बिंदु पर, संधि बिंदु को मतलब होता है जहां बहुत सारे तार आपस में क्या हो रहे हो? जुड़ रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? संधि बिंदु। तो ये पहला नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या आता है? बराबर आता है। एक तो ऐसे बोल सकते हैं, दूसरा तरीका अलग अलग किताबों में अलग अलग है। आपको मतलब समझना, रटने से कोई मतलब है ही नहीं। तो एक और किताबों में ये लिखेगा कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का योग जो है वो कितना आ जाता है? 0। जहां आने वाली धाराओं को क्या लेंगे? धनात्मक, और जाने वाली धाराओं को क्या लेंगे? ऋणात्मक। मतलब जो ये I4 है ये वाला, तो आप लोग बताइए, इसको इधर ले जाओ। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर में 0। तो ये आपने सारी धाराओं को क्या कर दिया? जोड़ दिया, बराबर में 0। तो इसका मतलब सभी धाराओं का योग कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, पहला नियम समझ में आ गया। उसके बाद जो है दूसरा नियम क्या कहता है, जो मैंने आपको समझाया है ना पिछले वाले चैप्टरों में, वहां पर क्या है कि किसी भी विद्युत परिपथ में, ठीक है, आप इस स्थान से चालू हुए, यहां से ऐसे घूमकर और वापस यहां पहुंच गए, तो क्या बनाया? ये मैंने बंद परिपथ बनाया है ना। तो ये नियम कहां लागू होगा? बंद परिपथ में। कैसा लागू होगा ये? इसके लिए कौन सा नियम जरूरी होना चाहिए? बंद परिपथ। मतलब आप जहां से स्टार्ट हुए हो वहीं पर आप लोगों को पहुंचना है, ठीक। तो ये बंद परिपथ में लागू होता है। किसी भी बंद परिपथ में सारी के सारी वोल्टताओं का जो योग होता है ना, वोल्टताओं का योग कितना आता है टोटल? 0। क्या होता है? 0। अब इसका मतलब समझो पहले क्या होता है। जैसे आप लोगों ने 10वीं क्लास में क्या पढ़ा था? आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था वहां पर? तो जब आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है ना, तो उसमें देखो एक बार समझो थोड़ा सा। R1 ये R2, ये आपने एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है। यहाँ पर इसका विद्युत वाहक बल, अब यहाँ मैं ये शब्द जानबूझकर यूज करूंगा, हालांकि इसको विद्युत वोल्टता बोलो, विद्युत वाहक बल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैं आपको पिछले वाले चैप्टर में विद्युत सेल पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए आप लोगों को इसको मैं बोलूंगा विद्युत वाहक बल। एक बार यहाँ समझ ही लो आप थोड़ा सा। वाहक बल ये होता है EMF, ठीक है। एक होता है वोल्टता। वोल्टता कौन सी? टर्मिनल। कौन सी? टर्मिनल। सिंपल सी बात है, ये दोनों हैं ही क्या? विभवांतर। क्या है ये? दोनों विभवांतर हैं। विभवांतर आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है दोनों क्या? विभवांतर। लेकिन और किसके सिरों पर? सेल के सिरों पर विभवांतर। जब सेल में से धारा बह रही हो या सेल खुद धारा बहा रहा हो, मतलब या तो सेल चार्ज हो रहा हो
या सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, दोनों अवस्थाओं में धारा बहेगी ना, ठीक है। तो जब सेल धारा बहा रहा हो या खुद धारा ले रहा हो तो उस स्थिति में क्या आएगा, जो विभवांतर आएगा इन दोनों सेल के सिरों, इस सेल के दोनों सिरों के बीच में, वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता। और जब सेल में से कोई भी धारा नहीं बह रही हो, सेल बंद पड़ा हुआ हो, तब जो विद्युत विभवांतर आएगा उसको क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। जैसे आप लोग घरों में घंटे वगैरह के लिए जो सेल लाते हैं ना या बैटरी में डालते हैं, उस पर लिखा होता है ना 3.7 वोल्ट, ठीक है। वो क्या है, वो ये है कि जब आप ये सेल को पूरा चार्ज कर दोगे ना, ये सबसे ज्यादा इतना दे सकता है, ठीक। मतलब टर्मिनल वोल्टता बदलती रहेगी, विद्युत वाहक बल कभी नहीं बदलता, एक बार क्या है, फिक्स है। थोड़ा बहुत समझ में आया। जब सेल बंद है, जैसे मान लो मेरे पास ये सेल है, तो आप इसके जो इसकी अधिकतम कैपेसिटी है ना, वो क्या है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब यहां से ना जो धारा बह रही हो, चाहे तो ये धारा निकाल रहा हो, चाहे धारा इसमें से अंदर जा रही हो, तब जो है इसके सिरों पर जो विद्युत विभवांतर आएगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता, जो कि मैं आप लोगों को पहले वाले चैप्टरों में भी बता चुका हूं। अब यहां देखो, जो दूसरा विभव जो है, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ना, इसका मतलब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके दैनिक जीवन के हिसाब से, है ना। तो आप इसको और समझो। आपको पता है इसके सिरों पर विभवांतर मान लो V1 आ गया, इसके सिरों पर विभवांतर कितना आ गया, V2 आ गया। तो आप लोगों को पता है कि ये जो विभवांतर है वो किसकी वजह से आया, इस बैटरी की वजह से। तो ये बैटरी जो है, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर आएगा, V1 प्लस V2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग इसको V1 माइनस V2 बराबर में 0 रख दें, तो यहां पर ये कौन से हैं, V माइनस V1 प्लस V2 बराबर में क्या है, 0। ये जो है इसको बोलते हैं हम क्या, विद्युत वाहक बल। इसको क्या लिखते हैं, E से लिख रहे हैं। ये माइनस, ये दोनों को दोनों क्या जोड़ दिया आपने, V बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो E बराबर में कितना आ गया भैया, समीशन V। मतलब ये क्या कह रहा है कि जितने भी सेल जुड़े हुए हैं ना, उन सभी सेलों का विद्युत वाहक बल और जितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनके सिरों पर जो आपके पास विभवांतर आया है, उसका योग क्या आएगा, आपस में बराबर आएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया ना। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए किरचॉफ के नियम। क्या हेडिंग डालोगे, किरचॉफ के नियम। कोशिश करनी है कि इनको आप फिजिक्स बनाकर ना समझें, इनको आप थोड़ा दैनिक जीवन से जोड़ कर रखें, तो आसानी से समझ में आएंगी और भूलेंगे नहीं कभी भी। और ये चैप्टर मुझे नहीं लगता कि इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके 12वीं क्लास में तो कम से कम होगा, ठीक है। तो लिखिए बेटा, विद्युत परिपथों का विश्लेषण करने के लिए विद्युत परिपथों का विश्लेषण करने के लिए किरचॉफ द्वारा दो नियम दिए गए, किरचॉफ द्वारा दो नियम दिए गए, किरचॉफ द्वारा दो नियम दिए गए जो निम्न हैं, ठीक है। पहले आप दो अलग अलग लाइनों में लिखना, फिर इनके बारे में हम डिटेल से लिखेंगे, है ना। पहला और दूसरा। पहला लिखिए धाराओं का नियम, धाराओं का नियम। दूसरा है वोल्टताओं का नियम। इनके और भी बहुत सारे अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जिस नाम से मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से याद रखो, जिससे याद रहेगा ना, नहीं रटेगा। संधि नियम, कुछ और नियम, इसको लूप नियम भी बोल देते हैं, इसको संधि नियम बोल देते हैं, लेकिन आप ऐसा याद रखोगे ना ज़्यादा आसानी से याद रहेगा, धाराओं का नियम और वोल्टताओं का नियम, ठीक है। तो अब आप लोग पहले हेडिंग डालिए धाराओं का। हेलो मामा, मैं बाद में फ़ोन करूँगा, अभी थोड़ा क्लास में हूँ।
ठीक है। धाराओं का नियम, देखो एक बार ऐसे लिखना, धाराओं का नियम, हेडिंग डालनी है धाराओं का नियम। इसको प्रथम नियम किसका, किरचॉफ का है ना, इसको संधि नियम। ये एक बार लिख लो, उसके बाद मैं ये सारे चोचले करने वाला हूं नहीं, मैं धाराओं के नियम से ही पढ़ाऊंगा, है ना। बाकी ये लिख लेना, ऐसा नहीं हो पेपर में आ जाए किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, कहते लगो कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, है ना। आप लोग ये नाम जरूर आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी, ठीक है। और मैं लिखाऊंगा भी अपनी लैंग्वेज में ही, आप उस हिसाब से लिखना। तो लिखिए बेटा, डाल लिया ना ये, देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के, किसी विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर, संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, फुल स्टॉप, ठीक है। अर्थात देखो यहां नीचे लिख लेना, आने वाली धाराओं का योग बराबर में जाने वाली धाराओं का योग। ये बेसिक कंसेप्ट है, आप ऐसे याद रखिए इसको। होने को तो आपकी किताब में यह भी लिखा हुआ मिल सकता है, किसी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। आने वाली धाराओं को पॉजिटिव मान रहे हो तो जाने वाली धाराओं को क्या मान लो, नेगेटिव मान लो। और अगर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव मान रहे हो तो आने वाली धाराओं को क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी मान लीजिए, ठीक है। ठीक है, आप एक इसमें ना एक छोटा सा चित्र और बना लीजिए जिससे वो सवालों में काम आएगा। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो या तो इन दोनों की परिभाषा पूछेगा, वरना आप लोगों से न्यूमेरिकल आएगा। ये संधि बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर ये धारा आ रही है I1, ये वाली जा रही है I2, ये वाली I3, ये वाली I4 और ये वाली आ रही है आपके पास I5। तो यहाँ पर आप आने वाली धाराएं देखो कहाँ कहाँ आ रही हैं, I1 प्लस I5 बराबर में क्या आ जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I4। अब ये कोई सूत्र नहीं है, आप लोगों को बस इस चित्र के हिसाब से ये समझना है, बाकी जब परिपथ आएगा अपन उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ये उतार लो भैया, चित्र बना लो। ठीक है भैया, ये हो गया। अब आप दूसरा नियम हेडिंग डालिए, दूसरा वाला। दूसरा नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम। एक बार सारे लिखेंगे, वोल्टताओं का नियम, वोल्टताओं का नियम। उसके बाद इसको एक और बोल देते हैं लूप का नियम। क्या बोल देते हैं, लूप का नियम। एक बार लिख कर रख लो, फिर उसके बाद आप वोल्टताओं के नियम से याद करना इसको, ठीक है। लिखिए भैया, देखो एक बार और समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, एक शब्द और है,
जैसे इस पर ये वाला, यहाँ बैटरी आपने जोड़ी, ये V था, इसके कारण यहाँ पर V1 आया, मान लो यहाँ कोई और भी होगा ये वाला, यहाँ V2 आ जाएगा, क्योंकि अगर एक ही होता तो ये V और V दोनों बराबर रहते हैं। इसको इसके कारण बोलते हैं वोल्टता पतन। क्या बोलते हैं इसको? वोल्टता पतन। तो हम ऐसे भी बोल देते हैं किसी बंद परिपथ में समस्त वोल्टता पतनों का कुल योग कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, ऐसे भी बोल देते हैं। सभी विभवांतरों का योग कितना आता है? 0 आता है, ऐसे भी बोल देते हैं। कुल मिलाकर इस सेल का जितने भी सेल है ना, उनका विद्युत वाहक बल और जितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनके सिरों पर जो विद्युत विभवांतर आएगा उनका योग क्या आएगा? बराबर आएगा। कुल मिलाकर बात यह है। ठीक है, तो लिखिए बेटा, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में जुड़े हुए, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में जुड़े हुए, अब एक मिनट रुको, देखो किताबों में प्रतिरोधों को प्रतिरोधक बोलते हैं ना, मैं प्रतिरोधी बोल रहा हूं। ठीक, तो लिखिए क्या बोला मैंने? किसी बंद परिपथ में, क्या बोला? जुड़े हुए प्रतिरोधों पर विभवांतरों का योग उस परिपथ में जुड़े हुए सभी विद्युत सेलों के, उस परिपथ में जुड़े हुए सभी विद्युत सेलों के विद्युत वाहक बलों के सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर आता है। बीजगणितीय योग के बराबर आता है। फुल स्टॉप। अब यहाँ एक शब्द आया बीजगणितीय योग। ठीक है, बीजगणितीय योग का कोई मतलब पता है कि किसी को? सबका योग तो है, लेकिन कैसा? जो प्लस का है उसको प्लस का जोड़ना है और जो माइनस का है जो उसको माइनस का जोड़ना है। समझ में? ये छोटी छोटी सी बातें हैं और सब सत्यानाश कर देंगी। ठीक है, तो बीजगणितीय योग का मतलब जो प्लस का है प्लस का लेना है, जो माइनस का है जो माइनस का लेना है। अर्थात सिग्मा V बराबर में 0, या रुको एक सेकेंड, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जो है जितने भी ई आ रहे हैं सारे के सारे, इसको ई टोटल बोलो, या आप इसको सिग्मा ऐसे बड़ा बना दो और इसको ई लिख दो ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो? मैंने यहाँ दोनों ऐसा बना दूंगा ना, फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक, किसके बराबर आना चाहिए? वो सिग्मा आई आर के। किसके बराबर आना चाहिए? सिग्मा आई आर के। तो देखिए, इसको सिग्मा ई लो माइनस सिग्मा आई आर लो, बराबर में क्या है? 0। लेकिन है तो ये क्या? ये भी विभवांतर है, ये भी विभवांतर है, तो सारे के सारे विभवांतरों को जोड़कर क्या लिख सकते हैं हम? 0। ठीक है, इसे दूसरे नियम में रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं, किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टता पतनों का कुल योग कितना आता है? 0 आता है। इनका मतलब देखना है आपको, पेपर में अगर आ जाए तो कोई सी भी परिभाषा लिख देना, लेकिन इनका मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकलों में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक लिखकर एक लाइन एरो का निशान लगाकर लिख देंगे भी, ये वाला लिख लो पहले। ठीक है भैया, एक लाइन एरो का निशान लगा कर लिखो। लूप नियम के अनुसार
किसी बंद विद्युत परिपथ में, किसी बंद विद्युत परिपथ में, लूप नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में सभी वोल्टता पतनों का योग शून्य होता है। सभी वोल्टता पतनों का योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, हो गया। अब आप लोग एक नोट डालिए पहले। देखिए नोट में मैं आपको पहली बात तो यही बताने वाला हूं। देखो जो मैंने आपको संधि नियम बताया ना, यहां से ये I1 था, ये I2 था और ये जा रहा था I3। आपको पता है कि धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? आवेश के कारण होता है ना। ठीक, अब क्या होता है? आवेश के कारण होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है ना ये वाला जितना आवेश ये Q1 आया, मान लो यहां पर भी कितना आया? Q2 आया, तो यहां जो जा रहा है वो Q3 जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो यहां पर Q1 प्लस Q2 बराबर में क्या जाएगा? Q3। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि आने वाला जो आवेश है वो जाने वाले आवेश के क्या है? बराबर है। तो आपने पढ़ा होगा ना आवेश संरक्षण का नियम। तो पहला नियम जो है संधि नियम, वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो यहां से आगे कल करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। ठीक है।